नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। सबसे पहले जिन भी बच्चों का रेलवे एएलपी सीबीटी 1 का पेपर होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। आपकी मेहनत सफल हो मेरे भाई। और हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है। गणित में जो 20 सवाल आने हैं, इजी ही क्वेश्चंस आएंगे। एक आध सवाल हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, बाकी आपका पेपर जो है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और हमने जो पढ़ाया है, जो आपको एग्जाम पेपर कराए हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए, उसी में से पूरा पेपर एज इट इज फंसेगा। ठीक बच्चों, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। और हमने प्रॉमिस भी किया है कि रेलवे एएलपी सीबीटी 1 के लिए मैं 5 एग्जाम पेपर कराऊंगा। इसके बाद मैं जेई के भी सेट करवाने वाला हूं, अब जूनियर इंजीनियर के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे के सारे एग्जाम पेपर प्लीज जरूर जरूर सॉल्व करके आए, क्योंकि ऐसी जो है प्रैक्टिस कहीं नहीं है यूट्यूब पे। मैंने देखिए सारे करवा रखे हैं एएलपी का। ये रहा एएलपी का एग्जाम पेपर, ठीक है ना बच्चों, ये रहा देखिए। ओके, और उसके साथ साथ हमने एएलपी के बेस्ट 150 क्वेश्चन 2024 में जो आपका पेपर हुआ था, 2024 में लगभग 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था एएलपी का, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी। उनमें से प्यारे दोस्तों हमने 150 सवाल छांट के यहां करा रखे। अर्थमेटिक एडवांस कंप्लीट है। आप ये क्वेश्चंस भी पेपर में जाने से पहले जरूर करके जाएं। और भैया मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहे होंगे, नहीं लगा रहे तो भैया केवल सिलेबस पूरा करके पढ़ के जाने से नौकरियां नहीं लगती बच्चों, उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना पड़ता है। और मैंने आपको मॉक टेस्ट भी यहां पे फ्री दे रखे हैं। 2024 में 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, सारी की सारी यहां पे डाल रखी है। 2018 की भी हमने यहां पे सारी शिफ्ट डाल रखी है। ठीक है बच्चों, तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ डेली के डेली। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एग्जाम पेपर। ठीक है, गणित के बेस्ट 20 सवाल। देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ सवाल भी सॉल्व किया करो। आ जाइए, मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, रेलवे जो है बहुत ज्यादा पूछ रहा है। आइए, एक ट्राइंगल की साइड 189 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 195 सेंटीमीटर है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ज्ञात कीजिए। बताइए, समझे? तो साइड तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तीनों भुजाएं दी हो तो बच्चे अक्सर क्या लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप बताओ 189, 48 और 195 किससे कट रहा है? 3 से। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 189 कितनी बार जाएगा? 63 बार। 48 जाएगा 16 बार। और 195 को अगर आप 3 से काटो कितनी बार कटेगा? 65 बार। 3 चिंग 18, 3 पंजे 15, 16, 63, 65 क्या बच्चों? एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे बड़ी भुजा 195 हाइपोटेनस है, तो ये क्या होंगी? ये जो है राइट एंगल बनाने वाली साइड होंगी, लेग्स होंगी। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, है ना। 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, 189 इंटू 48। ये सवाल का आंसर आ जाएगा आपका। 2 से 48 कट जाएगा प्यारे दोस्तों, कितनी बार? 24 बार। ठीक है ना, तो 9 चौक 36 के एंड में 6 आएगा, ये आंसर है। 189 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल भी आएगा, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आसान सवाल है, देखिए आया है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, एएलपी का तो प्रीवियस ईयर का सारा मटेरियल मैं करवा चुका हूं, इसलिए और एग्जाम के सवाल लाने पड़ रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आइए। कोई व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है, 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है। पूरे लेन देन में व्यापारी को 32% का लाभ होता है। मान लीजिए एक कस्टमर 18 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? मार्क प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन दी कॉस्ट प्राइस? ये सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है रेलवे का। एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस जैसे मान लिया सीपी, और आपने उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य रखा है एमपी, तो ये क्या हो गया? मार्कअप। ये क्या हो गया? मार्कअप हो गया। उसके बाद व्यापारी मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद 12% डिस्काउंट देता है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4%, 1/25, 12% कितना हो गया? 3/25, यानी कि 25 पे 3 का डिस्काउंट देता है, तो 25 का समान 22 में।
फिर व्यापारी 18 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? व्यापारी ने टोटल 18 प्लस 3 21 वस्तु दी कस्टमर को, जिसमें से 18 का पैसा लिया है, 3 फ्री है। यानी कि कितना डिस्काउंट है? 1/7 डिस्काउंट है। यानी कि व्यापारी 7 का सामान कितने में बिक रहा है? 6 में। तो मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज की सीधी सीधी गुणा क्या आएगा? लाभ प्रतिशत के बराबर। कितना लाभ होता है वस्तु पे? 32%। वस्तु पर 32% लाभ होता है। 32% लाभ का मतलब 100 रुपए के लागत मूल्य का सामान 100 के सीपी का सामान 132 में बिका। 100 के कॉस्ट प्राइस का सामान 132 में बिक रहा है, तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। अब बताओ बच्चों क्या आ जाएगा काट के? देखो 22 6 132 से 132 ही कट गया, 25 चौका 100, 25 से 100 4 बार कट गया, है ना बच्चे। तो यहां से एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया, तो सवाल खत्म। अभी ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/4। ये अंकित मूल्य से क्रिय मूल्य का रेशियो आ गया। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, एक सिंगल स्टेप में आंसर आता है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? तो क्रिय मूल्य अगर 4 है तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 3/4 ज्यादा है। 1/4 25%, 3/4 क्या आ गया? 75%। तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 75% अधिक है। ए ऑप्शन आंसर है। ये बताइए। सवाल नंबर है 3, करो। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वालिटल है, चक्र चतुर्भुज, यानी कि इसके चारों शीर्ष क्या होंगे? सर्कल की परिधि पे। वृत्त पर बिंदु ए और सी से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पे प्रतिच्छेद करते हैं। ए और सी पे जब हम टेंजेंट खींचते तो कहां एक दूसरे को पी पे काटती हैं। अगर एंगल एबीसी 107 डिग्री का है तो पूछा है एंगल एपीसी का माप क्या होगा। एक ही क्वेश्चन आया, हालांकि इतने लेवल की ज्योमेट्री आती नहीं आपके पेपर में, रेलवे में, पर यह सवाल आया हुआ है। ठीक है, ध्यान सुनेगा प्यारे दोस्तों। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिटल है, तो कैसे होगा? मुझे ए और सी पे टेंजेंट खींचनी है ना, तो हो ऐसे बना लेते हैं बच्चे। ये हो गया ए बी सी डी, बन गया चक्र चतुर्भुज साइकिल क्वालिटल। चारों वर्टेक्स क्या? सर्कल की परिधि पे। अब यहां पे ए और सी पे स्पर्श रेखा कहां पे काटते हैं एक दूसरे को? पॉइंट पी पर। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट होगी ना, और ये क्या हो गया? ये पॉइंट सी पे टेंजेंट होगी। देखो कहां पे काट रही है? ये वाला पॉइंट पी आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है? पी है। तो मैंने चित्र ऐसे बनाया कि ए और सी पे टेंजेंट खींची जा सके, है ना। समझ गए ना सचिन? एंगल ए बी सी 107, तो कौन सा वाला एंगल 160 डिग्री का है? ये वाला एंगल 107 डिग्री का है। अब आप बी मैंने इधर ही क्यों बनाया? देखो बच्चे, ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है ना। तो ये क्या, ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल का छोटा आर्क है ना, माइनर है ना सचिन, ये माइनर आर्क है, छोटा चाप है। तो माइनर आर्क में इस तरफ जो एंगल बनेगा वो हमेशा ऑब्टूस होगा। अगर आप इस तरफ बनाते मेरे प्यारे दोस्तों, इस आर्क में जैसे एंगल एडीसी है ये 90 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए मैंने पहले देख लिया कि अगर 107 डिग्री बना रहा है तो आपको कहां बनाना होगा? छोटे वाले चाप में बनाना होगा। तो भैया सवाल सॉल्व करने से पहले तो चित्र की आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, आपसे क्या पूछा है? एपीसी, एपीसी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल थीटा। तो ये एक प्रॉपर थ्योरम है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए कि सर्कल के बाहर पॉइंट पी से इस तरीके से दो टेंजेंट खींची गई हैं। एक ये माइनर आर्क का छोटा चाप, लघु चाप, ये दीर्घ चाप है ना। तो यहां ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। और मेजर आर्क में जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2, है ना। तो ये तीनों में आपको क्या कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी एक देके पूछ सकता है ना। अब आपको थीटा निकालना है, तो यहां से थीटा कितना आएगा बच्चों? 107 माइनस 90, 17, 17 का दुगना 34 डिग्री। तो ये एंगल 34 डिग्री का आएगा। यही सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? कर लोगे? समझ में आया? मजा आया ना पढ़ के? ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीख लेने हैं। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने चौथा। आरपीएफ कांस्टेबल
2025 के पेपर का सवाल है, ठीक है जी, बनाइए। बहुत बार आया रेलवे में। रुपेश ने एक दुकान से 1130 रुपए प्रति पुस्तक में 52 किताबें खरीदी, दूसरी दुकान से 910 रुपए पर किताब में 47 किताबें खरीदी। पर किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य क्या है? व्हाट द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। उसने पर बुक के लिए कितना प्राइस पे किया है ऑन एन एवरेज, ये बताना है। दो अलग अलग दुकानों से किताबें खरीद के ला रहा, अलग अलग रेट से, अलग अलग संख्या में, सभी किताबों का मिला के एवरेज प्राइस क्या है, ठीक है ना बच्चों? बताइए। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा है प्राइस पर बुक, प्राइस प्रति बुक, है ना? तो आपको बुक्स की संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। आप क्या ले लो, बुक्स की संख्या का रेशियो। मैं पहली दुकान से कितनी किताबें खरीदी हैं? 52, और दूसरी से, ये तो कट भी नहीं रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों दुकानें से बुक्स खरीदी, उनकी संख्या का रेशियो कितना है? 52 रेशियो 47। पहली दुकान से किताब का प्राइस है 1130 रुपए पर बुक, दूसरी दुकान से कितना है? 910 रुपए पर बुक। सभी बुक्स का एवरेज प्राइस कितना, ये तो पूछा है। तो बेस्ट मेथड क्या है यहां से करने का? डेविएशन, है कि नहीं सचिन? 1130 को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो? 1130 को ब्रेक करके लिखा जा सकता है 910 प्लस 220, है कि नहीं? हो गया 1130। आप बताओ, पहली दुकान से जो बुक खरीदी जा रही है उनका प्राइस भी 910 रुपए पर बुक है, सेकंड दुकान की बुक्स का प्राइस भी 910 रुपए पर बुक है, तो ओवरऑल प्राइस 910 रुपए पर बुक तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? पहली दुकान की 52 बुक्स का जो प्राइस है, 52 बुक्स का प्राइस 220 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है कि नहीं बच्चों? तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये क्या सभी किताबों में बढ़ जाएगा ये प्राइस। टोटल कितनी किताबें? टोटल किताबें 52 प्लस 47, यानी कि कितना? 99 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। आप बताओ कितनी बार चला जाएगा ये? 11 दूनी 22 और 11 नियम 99, आगे कटेगा ही नहीं ना ये। तो 910 प्लस 52 गुणा 20 कितना? 1040/9। तो देखिए, इस सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्स आ रहा। अगर कोई यहां पे होशियार बने कि हम डिजिटल सम लगा लेंगे, गलत कर लेगा, क्योंकि आपको एवरेज प्राइस सभी बुक्स का निकालने के लिए 99 से डिवाइड करना होगा। जरूरी नहीं कि 99 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना? तो 9 से अगर 1040 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, उसके बाद एक बचेगा 14, 9 एकम 9, और 5 0, 9 पंजे 45। तो 910 प्लस 115 कितना आएगा? 1025, 1025 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया ना? बढ़िया सवाल है। तो डेविएशन ही बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने का, और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? आओ, सवाल नंबर है आपके सामने 5, बनाइए। अनुभव और गौरव एक बिजनेस शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। गौरव 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। 7,155 के टोटल प्रॉफिट में से अनुभव का शेयर गौरव के शेयर से 1,431 रुपए अधिक है। पूछा अनुभव द्वारा इन्वेस्टेड पूंजी बताओ, अनुभव ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यह सवाल है, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सभी को पता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो डायरेक्टली किस रेशियो में होता है? इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कैसे आएगा? प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। तो हमें केवल रेशियो निकालना है। अब यहां पे 2 लोग हैं, अनुभव और गौरव। मुझे इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालो? प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो एक्चुअली दिया है 7,155 का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें अनुभव का जो शेयर है गौरव से कितना ज्यादा है? 1,431 रुपए ज्यादा है। तो यहां तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दी बच्चों, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं, हमें क्या चाहिए केवल? तो 1,431 से 7,155 का रेशियो ले लो। ये साफ साफ दिख रहा है कि 5 गुना। 1400 पंजे 7,000, 31 पंजे 155, 5 गुना है ना? ये 5 गुना है प्यारे दोस्तों, 5 है और ये 1 यूनिट। 7,155 का टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, यानी कि अनुभव प्लस गौरव का टोटल प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट, है ना? उस प्रॉफिट में अनुभव का शेयर गौरव से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। तो अनुभव का शेयर गौरव से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा बेटा? 3 और 2,
3 2 5, 3 माइनस 2 1, यानी कि अनुभव का प्रॉफिट कितना आ गया 3 और गौरव का कितना आ गया, ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया है कि नहीं सचिन। हम बात करें तो अब समय चाहिए, अनुभव ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 2 महीने के लिए, और गौरव 5 महीने के लिए। ये क्या आ गया बच्चों, इनके टाइम का रेशियो आ गया। अब डिवाइड कर दो दोनों के रेशियो को, प्रॉफिट का रेशियो ऊपर, नीचे टाइम का रेशियो, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा दोनों के, 5 दिया 15, 2 दूनी यानी कि 15:4। अनुभव और गौरव ने बिजनेस में जो पैसा निवेश किया है वो 15:4 के रेशियो में निवेश किया है, इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। अच्छा, पूछा गया अनुभव का हिस्सा। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से कितने ज्यादा इन्वेस्ट करता है, 55,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अनुभव ने गौरव से कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, 11 यूनिट। 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 11 की वैल्यू ही क्वेश्चन में 55,000 रुपीज दी है, कितने गुना, 11 पंजे 55, 5,000 गुना। तो आपसे यहां जो पूछा जा रहा है वो अनुभव का इन्वेस्टमेंट, 15 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे ना, तो 15 की वैल्यू भी 5,000 गुना होगी, 15 पंजे 75, 75,000 ऑप्शन नंबर कर लेंगे। आप तो नहीं रुकोगे इस सवाल में, मैंने आपको तो एक क्वेश्चन यहां करा दिया, एनटीपीसी की लगभग हर शिफ्ट में आने वाले सवालों में से है ये, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अगर आपको ऐसे ही मेथड जानने हैं, बिना फॉर्मूले के गणित सीखना है, रेलवे की टोटल तैयारी करनी है सस्ते और क्वालिटी कंटेंट के साथ बच्चों, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। इसकी क्लास चल रही है लगातार। आइए अगला सवाल है आपके सामने, छठा। 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे, सेम डायरेक्शन में है ना, एक आदमी को 42 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही एक 500 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी सेकंड में। समझ में आया बच्चों, एक्चुअली यहां दो सवालों को मिला दिया गया है ना, कुछ टफ तो नहीं है, बस दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं, आपको दोनों में कैलकुलेशन करनी है। पहली जो लाइन दी है कि भाई एक ट्रेन 280 मीटर लंबी है ना, अब ये जो ट्रेन है एक आदमी को पार करती है जो चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये आदमी चल रहा है ट्रेन की ही सेम डायरेक्शन में, और ट्रेन इस आदमी को 42 सेकंड में पार करती है। तो क्या आपको इस ट्रेन की स्पीड बताई गई है, नहीं, तो आप इस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो ना, लेकिन यहां से भाई कोई ट्रेन है मान लीजिए 280 मीटर लंबी, ये एक आदमी को पार करती है ना, और आदमी कितने की स्पीड से चल रहा है, 5 की स्पीड से। तो मैंने मान लिया कि माना ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर और आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में आदमी चल रहा है, ट्रेन पार करती है। तो आप बताओ जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाते, खुद की लंबाई के बराबर है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 280 मीटर, सेम डायरेक्शन में पार करते तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, s1 माइनस s2। ट्रेन ने आदमी को पार किया, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है ना, s माइनस 5, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 है ना। कितने समय में पार किया, 42 सेकंड में, 42 सेकंड में, उनटू टाइम, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम 42 सेकंड। बताओ बच्चों क्या होगा फिर, ये है भाई, ये 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18 है ना, 5 सत्ते 35, 35 से कितनी बार, 8 बार, 35 अट्ठे 280। या 3 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24, -5 उधर जाएगा तो 24 + 5 29। तो ट्रेन की स्पीड s की वैल्यू कितनी आ गई, 29। s की जगह यहां अगर 29 रखोगे तो ट्रेन की स्पीड होगी 29 किलोमीटर पर आवर। ये पहली वाली ट्रेन की स्पीड आ गई, समझ में ना। अब यहां एक और सवाल बना दिया, यह ट्रेन यानी कि फर्स्ट वाली जो अभी तक बताई है, यह ट्रेन 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही एक दूसरी 500 मीटर की लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, कितना टाइम लेंगी। तो टाइम बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बटे रिलेटिव। भाई पहली ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई वो है 500 मीटर, ये होगी बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करेंगी। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 29,
दूसरे की है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है दूसरी ट्रेन। S1 प्लस S2 29 प्लस 43 कितना आ गया, 72, है ना। 29 प्लस 43 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, तो 18 से 72 4 बार कट गया। 280 प्लस 500 780, 780 को 4 पंजे 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 39 सेकंड। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 39 सेकंड में क्रॉस करेंगे। क्या है ऑप्शन नंबर, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे चलते बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 7 का, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो आदमियों को पार करती है, ठीक है। पहला आदमी 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इन व्यक्तियों को पार करने में रेलगाड़ी को क्रम से 5.1 और 6.8 सेकंड लगते हैं। दोनों ही आदमी रेलगाड़ी की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है किलोमीटर पर आवर में बताइए। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं सचिन, बताओ भाई। सिंपल लॉजिक है कि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर दे तो कितने डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई के बराबर, है ना। मान लीजिए कि जैसे रेलगाड़ी है ये चल रही है इधर s किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आपको s की तो वैल्यू निकालनी है। अब ये रेलगाड़ी दो आदमी को पार करती है, ये पहला आदमी हो गया, दूसरा आदमी हो गया। दोनों आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। पहला आदमी 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये ना। पहले आदमी को ट्रेन 5.1 सेकंड में, दूसरे को 6.8 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहां पे दो केस दिए हैं, दोनों ही केस में ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई L के बराबर, तो ट्रेन की लंबाई को इक्वल कर दो, बात खत्म, है ना। तो जब ट्रेन पहले आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लेंथ, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड है चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो S1 माइनस S2, है ना। तो ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, पहले आदमी की स्पीड 5.4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया 5.4 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया स्पीड, रिलेटिव स्पीड कि पहले आदमी को कितने समय पार किया, 5.1 सेकेंड में। अब दूसरा केस देखो, ये ट्रेन आदमी को पार करके जा रही है, नहीं कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है आदमियों से, है कि नहीं। ये ट्रेन s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरे आदमी को पार करते जो 10.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s माइनस 10 पॉइंट, कितने टाइम में पार करते हैं, 6.8 सेकेंड में। तो दिस शुड बी, देखो कंफ्यूज मत होना, यहां दोनों तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है। जब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं लेफ्ट राइट साइड को, तो यूनिट कट जाएगी, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर, सेकंड से सेकंड। आप इनको सिम में कन्वर्ट भी करोगे तो भी लेफ्ट साइड से कटना ही है, ठीक है बच्चों। तो आपको यहां पे ज्यादा दिक्कत की जरूरत है नहीं, ठीक है ना सचिन, बस सिंपल कैलकुलेशन है। 17 से कटेगा, देखो 17 ते 51 और 17 चौका 68। अब आप यहां पे देखिए, है ना, ये 3s और ये कितना आ गया 4s, डिफरेंस है s, डिफरेंस ही तो लेना है। 10.8 का 4 गुना कितना होता है 43.2, और 5.4 का 3 गुना कितना होता है 16.2, तो 43.2 माइनस 16.2 कितना आ गया 27। ठीक है बच्चों, 10.8 का 4 गुना 43.2, 5.4 का 3 गुना 15, 16.2, डिफरेंस कितना है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, उधर जाके एक घट जाएगा, कितना आएगा 20। कौन सा ऑप्शन है, कर लोगे ऐसे सवाल, बहुत सारे आए हुए हैं और सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 8वां, एक बेलन के बेस की रेडियस 27% कम कर दी जाती है, इसकी हाइट 237% बढ़ा दी जाती है ना। तो पूछा है इसके वॉल्यूम में जो है अप्रोक्स परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, बताइए। ऑप्शन सामने, ठीक है ना। भरा पड़ा है रेलवे का पेपर ऐसे सवालों से, अलग अलग डाटा पे, ठीक है ना। सब बच्चों को पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई एक फिक्स नंबर है। तो सिलेंडर का आयतन किस पर निर्भर करता है बच्चों, रेडियस के स्क्वायर गुणा हाइट पे।
और जहां बीच में गुणा आया वहां क्या है, सक्सेसिव। ठीक है बच्चों। अब एक सिलेंडर के बेस की रेडियस 27% कम कर दी जाती है। रेडियस कितनी कम कर देते हैं, 27%। पर ये रेडियस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी कि दो बार कम होगा, -27 और -27। और हाइट कितनी बढ़ा देते हैं, 237% हाइट बढ़ा देते हैं। बढ़ा रहे हैं तो प्लस। तो पूछा है वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या होगा, -27 और +237% का नेट चेंज आपको निकालना है। ठीक बच्चों, इन तीनों का बेसिकली आपको क्या करना है, सक्सेसिव करना है। अब रेशियो से तो करूंगा नहीं, बड़ी खतरनाक वैल्यू बनेगी। ठीक है बच्चों, फिर कैसे करेंगे, अप्रोक्स है ना, फॉर्मूले से करेंगे। देखिए ऑप्शंस में पर्याप्त दूरी है, हो जाएगा काम। -27 और -27 का नेट चेंज कितना आएगा, एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो आ जाएगा -27 -27 और ये क्या होगा प्लस, -27 गुणा -27 पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, पॉजिटिव होगा 729, 729 बटे 100 7.29। ये आ गया ना सचिन। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा भाई, 0.29 तो इग्नोर करने लायक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कर सकते ना। तो -27 -27 -54 + 7 माइनस का 47, ये -47 आ जाएगा। तो अप्रोक्स -47% आ गई। ठीक है बच्चों, और फिर से इसका सक्सेसिव करना है किसके साथ, 237% के साथ है ना। अब आप इनका फिर से सक्सेसिव कर लीजिए, यही होगा। तो x + y + xy बटे 100, तो माइनस का 47 प्लस 237, बढ़िया पेपर है आज का बहुत। -47 इंटू 237 बटे 100। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। बस बताइए, 237 में से 47 घटाएंगे कितना आएगा, 190 माइनस, अब आप बताओ ये कितना जाएगा जी, 100 से अगर हम 47 को काटेंगे तो 0.47 होता है वैसे तो ये 237 का 0.47, 237 का आधा, 0.47 का मतलब होता है अप्रोक्स 0.5 यानी कि आधा लगभग है ना। तो 237 का आधा कितना आ जाएगा, लगभग 118 ये आ जाएगा। लेकिन 0.03 कम है, तो 237 का 0.03 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 237 का 0.03, तो लगभग 6 के करीब आएगा। कितना आएगा, 6 के करीब। भाई 237 की 3 में गुणा करो तो 690 और सॉरी 7 के करीब आएगा। 237 की 6 में गुणा करेंगे तो लगभग नहीं 3 में गुणा करेंगे लगभग 700 आएगा, लेकिन 0.03 है तो अप्रोक्स 7। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा ये, लगभग 111। तो 190 में से 111 घटाऊंगा तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर, फिर ये 80% के करीब है कि नहीं सचिन, बताओ कौन सा ऑप्शन है, काफी नजदीक निकाला कि नहीं हमने आंसर। ठीक बच्चों, ये तो मैंने आपको बहुत क्लोज कैलकुलेशन करके दिखाई हो कि 80% के करीब आ रहा है। तो 237 का अगर हम आधा भी करें 118, 190 माइनस 118 कितना आएगा, लगभग 78-80% के करीब। कौन सा ऑप्शन है, मात्र एक ही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो यहां जो आपको कैलकुलेशन करनी है ऑप्शन के हिसाब से करनी। ठीक है ना बच्चे, यहां तो फिर भी दूर दूर काफी क्लोज ऑप्शन देता और क्लोज आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग है 8 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल विकर्ण कितना है घनाभ का, 5 सेंटीमीटर। इसका क्या बताना है, सरफेस एरिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए भाई। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L B H है। अगर मैं L + B + H का स्क्वायर करूं तो बताओ क्या आता है, L + B + H का स्क्वायर होता है L² + B² + H स्क्वायर। ये एलजेब्रा का सवाल है, प्लस ट्वाइस ऑफ LB + BH + H। ठीक है, तो ये सवाल दिख रहा है मेंसुरेशन का, पर ये है एलजेब्रा का। आप मुझे बताओ घनाभ की लंबाई चौड़ाई गहराई का योगफल कितना है, 8, यानी कि L + B + H की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर।
बराबर। ये बताओ ये क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है, घनाभ का डायगोनल का स्क्वायर है। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है तो घनाभ का डायगोनल, उसका विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? तो ये चीज क्या हुई, डायगोनल का स्क्वायर नहीं हो गया, अंडर रूट नहीं है ना, तो डायगोनल यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस। अब आप मुझे बताओ ये चीज क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्यूबॉइड का क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। आगे ना, तो 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना आएगा, 39। तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का होगा प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया, और यही आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 10। ठीक है, पाइप पी किसी टैंक का 5/7 30 घंटे में भर सकता है, क्यों 2/5 28 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। पाइप आर, पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते, तीनों पाइप पी क्यू आर अगर मिल जाए तो खाली टैंक कितने टाइम में भर लेंगे, ये सवाल है। बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये पाइप वाला बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है ना, रेलवे एग्जाम्स के लिए कृपया अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे दो पाइप की बात हो रही है, पी और क्यू। पी 5/7 टंकी 30 घंटे में भरता है, यानी कि पूरी टंकी अगर 7 है तो 7 में से 5 भरने में 30 घंटे लगे, 6 गुना है ना, तो पूरी टंकी भरने में 7 का 6 गुना कितना लेगा, 42 घंटे। टाइम निकाल लो ना पूरा। क्यों 2/5 टंकी 28 घंटे में भरता है, अगर पूरी टंकी 5 लीटर की है तो 2 भरने में 28 घंटे लगे, 14 गुना। तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 5 का 14 गुना यानी कि 70 घंटे, यही है ना सचिन। तो 42 और 70 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14 तिया 42, 14 पंजे 70, 14 तिया 42, 14 पंजे 70, ये आएगा कितना आ गया बच्चों, 210। तो यहां पे हमने मान लिया कि माना जो टैंक ये दोनों पाइप भर रहे हैं उसकी कैपेसिटी 210 है। तो पाइप पी 1 घंटे में कितना भरता है, 42 पंजे, और पाइप क्यू 210 यूनिट 70 घंटे में भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। ये दोनों पाइप पी और क्यू की क्या आ गई बच्चों, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना, अब हम पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए चालू करते हैं, फिर दोनों को बंद करते हैं। ध्यान रखिएगा पी और क्यू दोनों भरने वाले पाइप हैं, दोनों पाइपों को चालू किया, 7 घंटे पानी भरा, फिर दोनों बंद कर दिए। फिर हमने पाइप आर चालू कर दिया जो टैंक को खाली कर देता है 8 घंटे में, यानी कि आर कैसा है, खाली करने वाला पाइप है ना सचिन। तो आप बताओ पी और क्यू 7 घंटे में कितना टंकी भरेंगे, पी और क्यू, पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में 5 + 3 8 यूनिट टंकी भरते है ना। पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में 8 यूनिट भरते हैं, सॉरी भाई 8 यूनिट। तो 7 घंटे में कितना भरेंगे, 56 यूनिट भर देंगे। पी और क्यू मिलकर 7 घंटे में 56 यूनिट टंकी भर देंगे। फिर हमने दोनों पाइपों को बंद कर दिया, कितनी टंकी भरी जा चुकी है, 56। अब पाइप आर चालू कर दे जो खाली करने वाला है, वो पूरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो भाई जितना टंकी पाइप पी और क्यू ने भरी है वही तो खाली करेगा पाइप आर। पी और क्यू ने कितनी टंकी भरी है, 56। इसी भरी हुई टंकी को पाइप आर खाली कर देता है 8 घंटे में। तो पाइप आर 1 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा, पाइप आर की एफिशिएंसी आ गई ना -7। कोई दिक्कत, बात आई ना समझ में। अब पूछा है पी क्यू आर तीनों मिलकर पूरी टंकी, खाली टंकी को कितने समय भरेंगे, भाई पूरी टंकी कैपेसिटी है 210 यूनिट, अगर तीनों पाइप मिलकर भरते हैं तो भरने में कितना समय लगेगा। भाई पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, पी प्लस क्यू, तीनों पाइपों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना, पी प्लस क्यू की 8 है और आर की कितनी है माइनस का, तो तीनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है, तो तीनों पाइप 210 यूनिट टंकी भरेंगे एक एफिशिएंसी के साथ 210 घंटे। क्लियर है ना। वैसे भी सब जगह 7 की ही खेल चल रहा है, तो 7 की शक्ल देख के आंसर भी 7 का मल्टीपल बनना चाहिए था। ऑल डाटा में कहीं से 7 से पीछा छूट रहा है कि नहीं, बोलो।
210 कैपेसिटी को एफिशिएंसी से भाग करेंगे, 210 में 7 आता ही है, ठीक है ना। चलो बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 11। 56 मीटर, 42 मीटर, 70 मीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 मीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आई बात समझ में? एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 56, 42, 70, इस समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों ओर घुमा के कोण बनाया जाता है। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल में। आया वो सवाल है, देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी ये साइड 56 है, ये 42 है और ये 70 है ना। 14 से कट रहा है ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, यहां पर 14 से गुणा होगी, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है। कौन सी भुजा 56 सेंटीमीटर? ये वाली। इसके चारों ओर घुमाने का क्या मतलब है आप बताओ बच्चों। तो इमेजिन करो कि ये आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर ऐसे रोल करो, आप इसको ऐसे घुमाओ, घुमाओगे ना, घुमाइए बच्चों, ठीक है ना, ऐसे घुमा लो, चाहे ऐसे चारों 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के ओर घुमाइए। जब आप घुमाओगे मेरे प्यार भी, तो जैसे साउथ में हीरो टांग घुमाता है ना अपनी, बवंडर आ जाता है, ऐसी ही शंकु घुमाने से क्या होगा, आप इमेजिन कर पाओगे प्यारे दोस्तों कि एक जो है शंकु बन जाएगा हवा में, क्योंकि आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जो शंकु बनेगा, आप साफ साफ ये हाइपोथेटिकल है बेटा, हवा से बनना है ये। उसकी रेडियस तो होगी 42, उसकी हाइट होगी 56, उसकी स्लांट हाइट क्या होगी? दैट्स इट। कोई दिक्कत? अब आपसे क्या पूछा? इसका टोटल सरफेस एरिया है ना। तो कोण के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप पहले से जानते, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, आंसर पाई में ही बताना है, तो कैलकुलेशन का कोई ज्यादा चक्कर ही नहीं। पाई, रेडियस कितनी है? 42 है, और एल प्लस आर कितना है? एल प्लस आर ही तो चाहिए, स्लांट हाइट प्लस रेडियस, 70 प्लस 42 कितना आ गया? 112 आ गया। तो 2 दूनी 4, एंड में 4 आएगा, कौन सा ऑप्शन है? ठीक ना बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 12 बनाइए। रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से सुबह 7:30 बजे निकलती है और उस स्टेशन एन पर कितने बजे बच्चों? 2:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी बी स्टेशन एन से 9:30 बजे निकलती है और स्टेशन एम पर 2:30 बजे पहुंचती है ना। रेलगाड़ी ए और बी के मिलने का टाइम बताइए। ए और बी के मिलने का टाइम आपको बताना है, बताओ बच्चों। देखो पहली बात, 2 रेलगाड़ी हैं, रेलवे ने ऐसे बहुत सारे सवाल हाल फिलहाल में पूछे हैं, सवाल तो बढ़िया बना है पर ऑप्शन घटिया बना है। हर सवाल ऑप्शन से हो रहा है ऐसा, हर सवाल, ध्यान रखिएगा। एक रेलगाड़ी सुबह 7:30 बजे निकली सचिन, और पहुंची कितने बजे? 2:30 बजे। दूसरी रेलगाड़ी निकली 9:30 बजे और पहुंची कितने? 2:30 बजे पर, एम पर, है ना। एक ए से एम जा रही है और दूसरी जो है मेरे प्यारे, एक एम से एन जा रही, दूसरी एम से एन, है ना। उल्टा हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दोनों ट्रेन, तो बीच में जो मिलेंगी वो इस टाइम के बीच में ही आएगा, है भाई। वो 7:30 और 2:30 के बीच में ही आना चाहिए ना टाइम, तो 7:30 और 2:30 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, नहीं ये आ जाएगा 7:30 AM और 2:30 PM, ये भी नहीं आएगा। 1:43 PM भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अब पहुंचने वाली है ना अपने स्टेशनों पर। भाई एक उधर पहुंच जाएगी और एक उधर पहुंच जाएगी। 2:30 बजे क्या हो रहा होगा? 2:30 बजे एक ट्रेन अपने स्टेशन डेस्टिनेशन पर लगभग यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो 1:43 पर थोड़ा ना मिलेंगी, ये तो अपनी स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो क्या आंसर हो सकता है? केवल, है क्या? नहीं कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, समझ गए ना बच्चों। ऐसी सवाल आते हैं बेटे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमें आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा मेरे भाई, और आना चाहिए बच्चों।
मान लीजिए कि ये स्टेशन M है और भाई ये स्टेशन है N, तो ये दो स्टेशन है M और N। अब सवाल के अनुसार क्या हो रहा है, रेलगाड़ी A स्टेशन M से निकलते 7:30 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन A से निकलते 7:30 बजे और स्टेशन उसी दिन स्टेशन N पर पहुंचती है 2:30 बजे, यही है ना। तो ये जो ट्रेन A है 7:30 बजे से 2:30 बजे तक कितना होता है, 7:30 से 2:30 बजे तक मेरे दोस्तों कितना होता है, 7 घंटे। 7 घंटे में ट्रेन ए जो है प्यारे बच्चों कहां जा रही है, M से N जा रही है, ठीक है। रेलगाड़ी बी चलना शुरू करते स्टेशन N से सुबह 9:30 बजे, है ना। रेलगाड़ी N 9:30 बजे स्टेशन N से चलना शुरू करती है और स्टेशन M पर कितने बजे पहुंचती है, 2:30 PM पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी बी 9:30 बजे स्टेशन N से चलना शुरू करते स्टेशन M पे पहुंचते 2:30 बजे, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलने की नहीं। तो कितने समय में पहुंची मेरे भाई, 9:30 से 2:30 बजे तक कितना होता है यहां पे, 5 घंटे। तो रेलगाड़ी बी को लगा कितना, 5 घंटे। आई ना बात समझ में सचिन, पूछा बीच में दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। रेलगाड़ी ए और बी चाहे कैसे भी चली हो, दोनों डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल कर रही हैं। ये भी M से, ये M से N जा रही है, ये भी उतनी ही डिस्टेंस N से M आ रही है, नहीं कि दोनों ही ट्रेन यहां पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा, उल्टा होता है ना भाई। अगर यहां पे 5 घंटे और ये 7 घंटे लेती है सेम डिस्टेंस जाने में, ये 5 घंटे लेती है, ठीक है बच्चों। तो इनकी स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 5-7, 5-7। यानी कि अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मान ली जाए तो इसे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं, हो गया ना बच्चों। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी M और N के बीच की, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, समय 7 घंटे, तो 35। M और N के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 35 आ गई डिस्टेंस, है ना। तो हमने डिस्टेंस को कितना मान लिया प्यारे बच्चों, 35 यूनिट। कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये रेलगाड़ी जो है ए, है ना, इसने चलना शुरू कर दिया था कितने बजे प्यारे बच्चों, सुबह 7:30 बजे इसने चलना शुरू किया, सुबह बी ने 9:30 बजे। तो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कितना होता है, 2 घंटा। तो रेलगाड़ी ए 2 घंटा अकेले चली है, तो ये रेलगाड़ी ए 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे में कितना जाएगी, तो 10 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी ए यहां पहुंच जाएगी ना। मैं आपको कहानी दिखा रहा हूं कितने बजे की, 9:30 बजे की। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक ट्रेन ए अकेले चलती रही स्टेशन M से, 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती, स्पीड 5, तो 2 घंटे में जाएगी। तो रेलगाड़ी ए यहां आ गई। जैसी 9:30 बजे यहां से छुक छुक करके ट्रेन बी भी चलना शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई ना। अब ट्रेन बी भी चल रही है और ट्रेन ए भी, दोनों अब एक दूसरे की ओर चलेंगी। आप बताओ 35 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, तो ये कितना बचा अब, 25। तो दोनों रेलगाड़ियों को कितनी डिस्टेंस चलना है मिलके, 25। कितने टाइम में मिलेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी बच्चों, एक की 5 है और दूसरे की 7 है, तो 25/12 आ गया। 25/12 का क्या मतलब है, 25/12 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई यहां पर 25/12 घंटे, है ना। क्या मतलब हो गया, 12 दूनी 24, 2 घंटा हो गया। और 1/12 घंटे का मतलब क्या हो गया, 5 मिनट। तो ये 2 घंटे 5 मिनट आ गया, आई ना बात समझ में। 12 दूनी 24 और 1 25, 2 + 1/12 घंटे, तो 2 घंटा हो गया। 1/12 घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा, 2 घंटे 5 मिनट। यानी कि 9:30 बजे के बाद दोनों ट्रेनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। 9:30 बजे के बाद 2 घंटे 5 मिनट आप जोड़ोगे तो 11:35 हो जाएंगे ना। कोई दिक्कत, मजा आया। ये सॉल्यूशन है, पर आपको पेपर में ऐसे करना नहीं है, ऑप्शन से उड़ाना है। चलिए, वृत्त की एक जीवा त्रिज्या की √3 गुनी है ना। जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण दीर्घ चाप पर अंतरित कोण का k गुना है, k का मान ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों कौन करेगा। ये एक सर्कल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएं। एक सर्कल की जीवा रेडियस की √3 गुनी है, तो ऐसे होगा।
मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है ना, ये सर्कल का सेंटर ओ है, ये सर्कल की कॉर्ड है ए बी। तो और ये क्या बन गया फिर प्यारे बच्चों, यहां पे सर्कल की रेडियस। अब बताओ रेडियस तो दोनों बराबर होती हैं, सवाल के अनुसार क्या है, वृत्त की जीवा त्रिज्या की √3 गुने त्रिज्या, यानी कि अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो कॉर्ड कितनी है, √3 है, यही है ना बच्चों। तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा फिर, 120 डिग्री। याद रखिए अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो 1 1 √3 है, कितना है 1 1 1 रेशियो 1 रेशियो √3, तो वो ट्राइंगल के एंगल 30 30 120 डिग्री होंगे। अगर 30 30 120 डिग्री है तो साइड का रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो √3 होता है। ये स्पेशल ट्राइंगल बनाया गया, 30 60 90 सबको आता है, लेकिन ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो ये वाला जो एंगल आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, 120 डिग्री का। तो बोला है द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क इज के टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क। जब मैं सर्कल की कॉर्ड खींच देता हूं ए बी, तो यहां पे प्यारे बच्चों दो आर्क बन जाते हैं। ये तो है आपका माइनर आर्क, छोटा आर्क, और ये है प्यारे दोस्तों यहां पर आपका ये वाला, ये मेजर आर्क बड़ा वाला बन गया ना। तो इस कॉर्ड ए बी द्वारा आप खुद बताओ माइनर आर्क में, सॉरी मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, मेजर आर्क में ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप, बताइए बच्चों। अगर ए बी द्वारा, कॉर्ड ए बी द्वारा सेंटर पे 120 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पे कितना होगा, इसी कॉर्ड ए बी द्वारा प्यारे दोस्तों माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, आमने सामने का एंगल का सम 180 होना चाहिए। अभी ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वालिटल नहीं बन गया, आमने सामने का सम 60 + 120 180 हो गया ना। तो आप बताओ माइनर आर्क में जो बना एंगल है मेजर आर्क में बने एंगल का कितना हो रहा है, डबल, 60 का डबल हो रहा है ना, 120 डिग्री। तो के का मान कितना है, ये तो पूछा है। जीवा द्वारा लघु चाप पे अंतरित कोण दीर्घ चाप पे अंतरित कोण का के गुना है। तो माइनर आर्क पे बना कोण 120 डिग्री, मेजर आर्क पे बने कोण 60 डिग्री का 2 गुना है, के का मान 2। बढ़िया सवाल है। चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त हो, ठीक है ना। वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे 2987 को डिवाइड करें तो 11 शेषफल मिले। भाई 2987 को डिवाइड करने पर 11 शेषफल मिल रहा है, तो 2987 में से 11 घटाएंगे तो 2976 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, है ना। वो संख्या बताने जिससे 3755 को डिवाइड करूं तो 11 शेषफल बचे, यानी कि 3755 में से 11 घटाओ, 3744 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा। 4331 को डिवाइड करने पर 11 शेषफल बचे, तो इसमें से 11 घटाओ, 4320 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करती हो, पूर्ण से विभाजित करती हो, यानी कि इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ ही तो निकालना है कि नहीं सचिन। तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों इनका एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ मैं ऑप्शन से निकालूंगा, बताइए। पहली बात तो ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये सभी संख्या 4 से कटने वाली हैं, कटने वाली है ना। एचसीएफ भी 4 से कटेगा, 90 94 4 से नहीं कटता। अब ये बच गया 92 और 96। 96 तो 8 से भी कटता है, क्या तीनों संख्या 8 से कटती हैं, 8 का नियम है क्या, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 8 से कट रहा है क्या, 800 और 176 है भाई, 720 और 24, हाँ जी, ये तीनों ही संख्या 8 से कट रही है, तो इस सवाल का आंसर 92 नहीं है। क्या आ गया, कोई दिक्कत समझ में आना बच्चों। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15। एक खोखला गोलाकार खोल को 36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 9 और 11 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है सेल का वेट बताओ किलोग्राम में। वेट आपको बताना है। देखिए एक ना खोखला गोला है, वो एक धातु से बना है, तो जितना उसमें सॉलिड लगा होगा उसी का तो वेट होगा। तो आपको पहले क्या निकालना है, खोखले गोले में जो धातु इस्तेमाल हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम को गुणा कर देने किससे, डेंसिटी से, घनत्व से, आंसर आ जाएगा।
लेकिन वॉल्यूम में तो हमेशा पाई आएगा ना, पाई में क्या आता है 11। तो आंसर किसका मल्टीपल होना चाहिए 11 का, क्योंकि सवाल के आंसर डेसिमल के 3-3 डिजिट तक दिए हुए हैं, तो ये एग्जैक्ट आंसर है बच्चों। तो 11 का जो मल्टीपल होगा वही क्या होगा आंसर। ये 9 5 14 है, 14 और 4 का डिफरेंस 10, 11 से नहीं कटता। 9 8 17, 17 6 23 और 1 11 का मल्टीपल है। 8 8 16, 16 और 6 22 और 8 का डिफरेंस 14, 11 से नहीं कटता। उसके बाद 9 7 2 5, 16 और 7 का डिफरेंस 9, 11 से नहीं कटता। क्या आंसर है, 1 सेकंड में हो गया कि नहीं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करना भी आप बिल्कुल कर सकते हो। आप बताओ, अगर आपके पास हेमीस्फेरिकल सेल है, एक खोखला गोलाकार सेल है, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर, है ना। जहां यहां पे इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर 9 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। तो आप केवल यहां पे वैल्यू रख दो, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22 बटे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 11 का क्यूब माइनस, तो 11 का क्यूब 1331 माइनस 9 का क्यूब 700, तो कितना आ गया 602, 602 आ गया ना, ये आ गया 602। कोई दिक्कत, सबको बात समझ में आ गई। 602 आ गया, 31 माइनस 29 2, 13 माइनस 7 6, ठीक है जी 602 आ गया। ये खोखले गोले का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। आपको क्या निकालना है, इसका वेट वजन बताना है। धातु जिस धातु से बना उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 36 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आंसर किसमें, ग्राम में। लेकिन पूछ रहा है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आएगा किलोग्राम में। इसलिए मैंने पहली कह दिया था कि किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर डेसिमल के 3 डिजिट तक बनना चाहिए ना जो है। इसलिए ये जो है प्यारे दोस्तों यहां पर एग्जैक्ट है। आप देखो बच्चों, कट रहा है क्या, है भी 3 से 36 कट गया 12 बार, कोई दिक्कत हुई क्या। 7 से 7 अट्टे 56 और 4 7 6 86, ये आ गया ना। सबकी गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी भी गुणा करते रहो, 22 में क्या आएगा आंसर 11 का मल्टीपल, और वो क्या था, एक ही ऑप्शन था। आप यूनिट मैच कर लो, 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 8 दूनी 16 6, आ रहा है कि नहीं। ठीक बच्चे, खत्म सवाल, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर 16, बनाइए बच्चों क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। 5 सॉलिड क्यूब हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन, वो बड़ा खतरनाक है भाई आया हुआ सवाल है एनटीपीसी 12 लेवल में। हर एक क्यूब का आयतन इतना है, इसके सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया गया। घनाभ का लिटरल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। भैया देखो 5 सॉलिड क्यूब हैं, ठीक भाई, उनमें से हर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है, तो आप हर एक क्यूब की साइड निकाल सकते हो, है कि नहीं सचिन भाई। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब की साइड निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो केवल आपको इसका क्यूब रूट लेना है। अब आप बताओ क्यूब रूट लेने पर क्यूब की साइड क्या आ जाएगी। अगर एंड में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है तो क्या आएगा सचिन 2। उसके बाद इग्नोर दी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर देंगे, क्या बचा 10,000, है ना। तो 10,941 से जस्ट छोटा कौन से नंबर का क्यूब आता है मुझे बताओ। 10,941 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है बताइए। 10,941 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है। 21 का क्यूब होता है 9261, लेकिन 22 का क्यूब होता है 10,648।
1 से लेके 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए। तो 10,941 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है 10468, जो कि किसका क्यूब है 20। तो यानी कि क्या आ जाएगा, ये क्या आ गई, घन की भुजा। ये घन की भुजा आ गई। लेकिन सवाल इसके, ये एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसके आगे एक और सवाल है। 5 सॉलिड क्यूब को सिरों को जोड़ के घनाभ बनाया गया है, उस घनाभ का क्या बताना है, लिटरल सरफेस एरिया। तो आप बताइए घनाभ कैसे बनाएंगे 5 क्यूब्स को जोड़ के। मैं आपको दिखा देता हूं मेरे प्यारे भाई। वैसे तो आपको चित्र बनाना नहीं चाहिए, पर चूंकि मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, वो भी तो जरूरी है। ध्यान से सुनेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 क्यूब्स है। एक क्यूब मैंने ये रखा, ठीक है दूसरा मैंने ये रखा, तीसरा हमने ये रखा, चौथे 5 में हमने ये रखे। क्या बन गया बच्चों, एक क्यूबॉइड को 5 क्यूब को सटा के रख के क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो जब ये क्यूबॉइड बनेगा तो यहां देखो इसकी लंबाई तो देखो 1 2 3 4 5, 5 गुना नहीं हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। यानी कि इस क्यूबॉइड की लंबाई होगी 222 का 5 गुना। 222 का 5 गुना कितना आ जाएगा, 1110। और चौड़ाई सेम रहेगी, चौड़ाई क्या रहेगी 222 से रहेगी, क्यूब की चौड़ाई के बराबर। और हाइट भी सेम रहेगी 222, केवल लंबाई बढ़ेगी। तो कभी भी जिंदगी में कुछ हो कि भी 5 क्यूब को सटा के क्यूबॉइड बना दिया तो लंबाई 5 गुना हो जाएगी। 7 क्यूब के सिरों को सटा के बनाओगे 7 गुना, लेकिन चौड़ाई और हाइट सेम रहेगी। तो ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब किसी भी क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया का कंसेप्ट है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, लिटरल सरफेस है, पार्श्व पृष्ठ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो उसका कॉन्सेप्ट है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ये कॉन्सेप्ट है। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, ये चौड़ाई है बी और ये हाइट है ना। तो 1110 में 222 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1110 है 1332 इंटू हाइट एच, एच कितना आ जाएगा 222 ही रहेगा ना, हाँ 1332 हो जाएगा ना, हाँ ठीक बच्चों 1332। और सीधी सीधी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा बच्चों, एंड में 8। कौन सा ऑप्शन है। तो सवाल बस देखने में भयानक है, बाकी इसमें कुछ दम था। 2 दूनी 4, 4 दूनी, आप देख सकते हैं कि 222 37 का मल्टीपल है, 222 3 का भी मल्टीपल है, 2 2 4 2 6। तो आंसर 37 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ऑप्शन से चेक कर सकते हो, पर यह भी कोई मुश्किल नहीं है, समझे ना। अच्छा सवाल है, नहीं सचिन, मजा आया। एक आयताकार बगीचे का परिमाप बताओ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है और एरिया कितना है 486 मीटर स्क्वायर। Find the perimeter of rectangular garden whose breadth is 2/3 of length. breadth जो है वो लंबाई का 2/3 है, ये ना, breadth is 2/3 of the length। 2/3 का मतलब 2/3, यानी कि गार्डन की लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई कितनी है, ये है लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। 3 + 2 5 का दुगना 10, 10 का मल्टीपल आएगा मेरे प्यारे भी आंसर, ठीक है ना बच्चों। सवाल में क्या दिया है, रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया देखो रेशियो दिया है तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 3 यूनिट चौड़ाई 2 यूनिट, तो एरिया आएगा 3 दूनी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया कितना है 486 मीटर स्क्वायर, कितने गुना 81 गुना। तो एरिया 81 गुना हो रहा है तो पेरीमीटर कितने गुना होगा, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में और पेरीमीटर नापते हैं मीटर में। अगर एरिया 81 गुना हो रहा है पावर 2 तो पेरीमीटर तो 9 गुना आएगा ना, 10 का 9 गुना यानी कि कितना 90 मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छे अच्छे सवाल कराए। 8 संख्याओं का योगफल 876 है, उनका एवरेज बताइए। आ रखे हैं यार सवाल, ऐसे क्या करें हम। हर लेवल के सवाल करने हैं। 8 संख्याओं का योगफल 876 है, उनका एवरेज क्या आएगा 876 को 8 से भाग कर देंगे। 8 एकम 8 और 0 8 नाम 72, 109 पॉइंट जी। 3 टैप्स PQR मिलकर खाली टंकी को 12 मिनट में
भर सकते हैं, पी 36 मिनट में और क्यू 42 मिनट में। आर अकेले टंकी को भरने में कितना समय लेगा? बहुत बेसिक सवाल है। 3 टैप्स पी क्यू आर मिलकर एक टंकी कितने टाइम में भरते हैं? 12 मिनट में भरते हैं। पी अकेला कितने मिनट में भरता है बच्चों? 36 मिनट में भरता है। और क्यू अकेला कितने मिनट में भरता है? 42 मिनट में। तो पूछे आर अकेला कितने मिनट में भरेगा? नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या मान लीजिए? टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी क्या आएगी भाई? देखो 12 और 36 कैल्शियम 36 आ जाएगा। 36 42 से तो नहीं कटता क्योंकि 42 में 7 आता है, तो 36 गुणा 7 यानी कि 252 आ गया, 252। ये क्या आ गया? टैंक की कैपेसिटी। तो तीनों मिलकर 252 यूनिट भरते हैं 12 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेंगे? 12 दूनी और 12 एकम 21। पी ये 36 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 7। 252 यूनिट 42 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा? 6। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पाइप आर की एफिशिएंसी निकालनी है। भाई पी की एफिशिएंसी कितनी है? क्योंकि कितनी है? तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? 21 तीनों पाइप की मिलाकर। तो 7 6 13, 13 में क्या जोड़ो? 21 हो जाए 8। तो पाइप आर की एफिशिएंसी 8 आ गई कि नहीं? तो पाइप आर 252 यूनिट टंकी भरेगा प्यारे बच्चों 8 एफिशिएंसी के साथ, है ना? तो कितने मिनट में भर देगा अकेले? डिवाइड कर दीजिए। किससे चला गया बच्चों? ये 4 से जाएगा ना। 4 6 24 और ये 4 3 12, 63 बटे 2 मिनट। तो 63 बटे 2 मिनट आ गया बच्चों। कौन सा आ गया? सी ऑप्शन, 31.5 मिनट। ठीक है ना? अच्छा सवाल है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 20। बनाओ। एक कोण के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की सजावट की लागत 6270 रुपए है। एक बड्डा आप टोपी पहनते हो ना आप अपने जन्मदिन पे, तो उसको टोपी को सजाओगे तो कर्व सरफेस को सजाने का खर्चा कितना है? 6270 रुपए। उसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट कितनी है? 19 सेंटीमीटर। तो सजावट का पर सेंटीमीटर स्क्वायर लागत ज्ञात कीजिए। यही है। तो यहां पे जो कोण है, कोण का डायमीटर अगर 42 है बेस का, तो रेडियस कितनी होगी? स्लांट हाइट कितनी है? 19। हमसे सवाल में पूछा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सजावट करने की लागत बताओ। यही है ना? अच्छा, पूरे शंकु के कर्व सरफेस एरिया को सजावट करने का खर्चा है 6200। ये टोटल खर्चा है 6270 रुपए। टोटल खर्चा है ना, डेकोरेटिंग द कर्व सरफेस एरिया। अगर इसको कोण के कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है ना? तो यानी कि हमें कुल खर्चे को पूरे कोण के कर्व सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना है कि नहीं सचिन? कोण का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मतलब बच्चों 22 बटे, रेडियस कितनी है यहां पर? 21, और स्लांट हाइट कितनी है? 19। ये आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना दोस्त? तो आप देखेंगे 7 से 21 कितनी बार चला गया? 3 बार। ठीक है जी। 19 से 57 से पूरा कट रहा है। 57 एकम 57 और 5 7 57 एकम 57, 110। 22 से 110 कितना कट गया? 5 बार, यानी कि 5 रुपए पर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया बच्चे? इसी के साथ आज का मॉक खत्म होता है। मुझे बताइए कि आपने 20 में से खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए? अभी तक मैंने जितने भी सेट कराए उनमें सबसे बेस्ट लेवल का था ये, है कि नहीं? मजा आया होगा। सारे यूनिक सवाल मैंने ले लिए हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पे होमवर्क देता हूं। इस सवाल का आंसर कृपया करके मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है? आंसर आना ही चाहिए बच्चों। सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? और बैच ज्वाइन करना है रेलवे फाउंडेशन का, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन वहीं पर ही मिलेगा। ये सवाल को हल्के मत लेना, बहुत शिफ्टों में आया हुआ, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? चलिए, कैसा लगा टेस्ट कमेंट में बताएं। धन्यवाद।